हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू आवर चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो में हम आपका जो फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है, द लास्ट लेसन, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखेंगे। इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अरे जल्दी से हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, अब वीडियो तो आ ही गया है तो हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं है। सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए बेटा, ताकि आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाए, ताकि आपको ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है ना, वो और बेटर तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। और वो एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें रटना तो है नहीं, अच्छे से समझना है, सीखना है, ताकि हमारे दिमाग में वो आंसर्स सेटल हो जाए, है ना। अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, यानी हमारा जो पहला सेगमेंट है पहले वो देखते हैं, जो कि क्या है, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। अब ये अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। रिमेंबर, जब चैप्टर बताया था तो उसकी थीम जब बताई थी तो मैंने बताया था ना, दैट इट इज अ सडन रियलाइजेशन। अचानक से सबको लगने लगता है कि क्या हमारी लैंग्वेज अब हमारी नहीं रही, अब हम हमारी लैंग्वेज को कभी बोल नहीं पाएंगे, हमसे हमारी लैंग्वेज छीन ली गई है। सडन रियलाइजेशन हुआ था ना। What shows you this? Why does this happen? अब ये हुआ तो था, लेकिन आपको वो कौन से इंसिडेंट्स हैं या वो कौन सी बातें हैं जिनसे ये लगता है कि हाँ, इन लोगों को एहसास हो रहा है, इन लोगों को रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Monsieur Hamel told the students and villagers that henceforth only German would be taught. अरे भाई, कुछ ज्यादा ही हेल्दी हो गया अपन थोड़ा। हाँ, ठीक है। Only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. भाई, जैसे ही जो फ्रांस है वो क्लास में आके सेटल हुआ था, तो सबसे पहली बात जो मॉन्सियर हैमिल ने बोली थी वो क्या बोली थी, कि अब से सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। कहाँ कहाँ? अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, एंड दिस विल बी द लास्ट फ्रेंच लेसन। और ये बात सुनते ही तो सब लोगों को, स्पेशली फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस को पहली बार इस बारे में अभी पता चल रहा है, तो फ्रांस को कितना रियलाइजेशन होता है। जो किताबें उसे बर्डन की तरह लग रही होती है, अचानक से उसे ओल्ड फ्रेंड की तरह लगती है कि नहीं। These two, those who call themselves Frenchmen would neither be able to speak nor write it. मतलब ये जो फ्रेंचमैन जो है वो अब से ना फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ पाएंगे, ना उसे सीख पाएंगे, और ना ही उसे लिख पाएंगे। He praised French as the most beautiful and clearest and most logical language in the world. He said that for the enslaved people, their language was the key to their present. ही मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए बताया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है ये, कि किस तरीके से अपना पेट्रियोटिज्म और अपना ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं मॉन्सियर हैमिल अपनी लैंग्वेज की टूवर्ड्स, अपने नेशन की टूवर्ड्स। तो क्या बोलते हैं कि फ्रेंच क्या है, मोस्ट लॉजिकल, द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और हर इंसान को अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। वो हर तरीके की गिरफ्त की चाबी होती है, कि अगर आपके गिरफ्त की चाबी का मतलब ये नहीं होता कि एक्चुअल में किसी जेल में डाल दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई आपके ऊपर डोमिनेट हो रहा है, मतलब कोई इंसान अगर आपको डोमिनेट कर रहा है, तो आप अगर अपनी भाषा को जानते हैं, अगर आप अपनी भाषा को वैल्यू करते हैं, तो आप उस डोमिनेंस से बाहर निकल सकते हैं, राइट। Then the people realized how precious their language was to them. This shows people's love for their own culture, traditions, and country. Pride in one's language reflects pride in the motherland. कि अगर आपको अपनी भाषा के ऊपर बहुत गुमान है, बहुत गर्व है, तभी आप कह सकते हैं कि आपको आपकी मातृभूमि पर भी बहुत ज्यादा गर्व है। तो बेसिकली बात ये है बेटा, कि आपकी जो ट्रेडिशंस होते हैं, आपकी कल्चरल ट्रेडिशंस हो या आपकी जो भाषा है, उन सभी को आपको हमेशा सम्मान करना चाहिए। उसे कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि हाँ हाँ ठीक है, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, नहीं, क्योंकि वो कल कभी नहीं आता, जैसे इस चैप्टर में वो कल कभी नहीं आया था। तो जरूरी ये है कि आप हमेशा अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दें। और ये बात का एहसास लोगों को कब हुआ था, जब ये ऑर्डर्स आ गए थे। और कहाँ से आए थे ये ऑर्डर्स, जल्दी से बताइए, कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, कि ये जो ऑर्डर है कि अब से सिर्फ अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, ये कौन सी जगह से ये ऑर्डर्स आए थे। ठीक है, मैं आपको 2 नाम लिखकर दे रही हूँ, या 3 नाम। प्रशिया से ये ऑर्डर आए थे, या बर्लिन से ये ऑर्डर आए थे, या फिर जर्मनी से ये ऑर्डर आए थे। भाई आप बताओ कि एग्जैक्ट आंसर, ये एमसीक्यू मान लो, एग्जैक्ट कौन सा आंसर होगा इसका, बताइए कहां से ऑर्डर आए थे। और जब ये ऑर्डर आ गए थे ना,
तब जाके लोगों को एहसास हुआ था कि भाई उनकी लैंग्वेज उनसे छिन गई है, अब वो नहीं पढ़ पाएंगे इसे। ठीक है, चलिए, आई एम श्योर समझ में आ गया होगा बेटा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आंसर बिल्कुल क्वेश्चन जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, आंसर तो मैं बता ही दूंगी। चलिए, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। यहाँ पर थीम कौन सी आ रही है बेटा? नेचर। नेचर की थीम जो मैंने आपको बताई थी कि नेचर की थीम भी इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है कि जर्मन जो है, जर्मन्स ने कंट्रोल कर लिया है अल्सेस एंड लॉरेंट पे, सॉरी नॉट प्रशिया, जर्मनी ने अल्सेस मतलब प्रशिया ने अल्सेस और लॉरेंट पे ये जो कब्जा कर लिया है, तो क्या वहां के कबूतरों को भी अब जर्मन में ही बात करनी पड़ेगी क्या? क्या ऐसा कुछ है? वॉट कुड दिस मीन? इसका क्या मतलब है? ये जो सेंटेंस है भाई, क्या मतलब क्या है इस सेंटेंस का? सो देखो, दिस कमेंट ऑफ फ्रांस शोज अ फ्रेंचमैन्स टिपिकल रिएक्शन टू द इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन, द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्करर्स। कॉन्करर्स का मतलब क्या होता है बेटा? कि जिसने जीत हासिल कर ली हो। तो जीत किसने हासिल की है? जर्मन्स ने। तो यहाँ पर फ्रांस जो कि एक फ्रेंच आदमी है, तो फ्रेंच मतलब फ्रेंच लड़का है, नॉट आदमी, फ्रेंच लड़का है, तो उसके ऊपर ये जो रिएक्शन है फ्रांस का, वो ये बता रहा है कि किस तरीके से जर्मन्स का इम्पोजिशन है उनके ऊपर, कि भाई उन्होंने जबरदस्ती इम्पोज कर दी है ये लैंग्वेज। इम्पोज का मतलब क्या है? कि जबरदस्ती उनके ऊपर ये लागू कर दी है कि तुम्हें अब जर्मन भाषा सीखनी ही होगी। कोई अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से थोड़ी ना सीख रहे हैं ये लोग, सीखनी ही पड़ेगी क्योंकि ऑर्डर्स आ गए हैं। कहाँ से आ गए हैं वो ऑर्डर्स, वो तो आपको बताना है अभी। ठीक है, being deprived of the learning of mother tongue would mean cutting off all bonds with the motherland. Teaching the pigeons to sing in German indicates how far the Germans would go in the attempts of linguistic chauvinism. लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब ये होता है बेटा कि ये मानना कि सिर्फ हमारी ही लैंग्वेज जो है बाकी लैंग्वेजेस से बेटर है, सुपीरियर है। ये मतलब होता है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फ्रांस है, फ्रांस ये बोल रहा है कि भाई अगर आपकी मदर लैंग्वेज जो आपकी जो मदर टंग है, आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है, अगर वो नेटिव लैंग्वेज ही आप नहीं बोल पाओगे तो आप तो अपने रूट से ही डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आपकी मातृभूमि से ही आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी स्टोरीज या जो भी हिस्ट्री है आपकी मदरलैंड की, वो नेटिव लैंग्वेज में ही होती है ना, उससे तो आप एकदम डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो एकदम एकदम ऑथेंटिक चीज जो होती है ना, वो चीज आपसे दूर हो जाएगी और धीरे धीरे वो लैंग्वेज खत्म ही हो जाती है। राइट, इस वजह से बहुत सारी लैंग्वेजेस खत्म हुई भी है बेटा। तो यहाँ पर ये जो पिजन्स वाली बात कही है ना कि क्या आप पिजन्स को भी जर्मन में ही बात करवाएंगे क्या, इसका ये मतलब है कि जर्मन्स किस हद तक जा सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को दूसरों पे किस हद तक थोप सकते हैं, किस हद तक इम्पोज कर सकते हैं, कि क्या आप कबूतरों पे, क्या आप जो बीटल्स हैं उन पर भी वो ये जर्मन भाषा ही लागू करेंगे क्या, कि वो भी अब जर्मन में ही बोले? तो ये मीनिंग है इसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है, व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. ये किसने बोला है स्टेटमेंट? मॉन्जियो हैमिल ने बोला है कि अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है, भाषा पर अच्छी कमांड है ना, तो आप किसी भी कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर अ कॉन्कर्ड पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम और हैड अ लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम? तो यहाँ पर एक हिस्ट्री के कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं जहां पर लोगों पर इसी तरीके के लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था। इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स पूछे हैं, तो देखिए, Mother tongue helps a person to express his feelings and thoughts most lucidly and intimately, and conquerors try to subdue and control the people of the enslaved territory by enforcing many measures such as use of force to crush dissent and imposing their own language on them. इस पैराग्राफ का ये मतलब है बेटा कि एक तो मदर टंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, नेटिव लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों होती है, आपके जो भी इमोशंस होते हैं, आपके मन की जो बात होती है, वो आप सबसे अच्छी तरीके से अपनी नेटिव लैंग्वेज में कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कहना है, जैसे आपको चाय अगर चाहिए, तो आप ये कह सकते हो, मम्मी आई नीड सम जिंजर टी, आप बोल सकते हो ना ये। लेकिन वही अगर आप बोलो, अरे मम्मी एक अदरक की चाय हो जाए, तो ये जो आपका एक तरीका है ना, जिस तरीके से आप एक स्ट्रेंथ के साथ, एक इंटेंसिटी के साथ अपने बात को कह पा रहे हो, वो इंटेंसिटी आप किसी भी दूसरी तीसरी लैंग्वेज में ना, आपकी सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज जो होती है
उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आती, क्योंकि आपकी जो सोल है, आपका जो एक मन होता है ना, वो पूरी तरीके से आपकी नेटिव लैंग्वेज के साथ जुड़ा होता है। तो एकदम होता है ना कि मन से कोई चीज कहना चाहते हो, मन से अपना कोई इमोशन एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही सबसे बढ़िया तरीके से हो पाता है कि नहीं। जब ऐसी लैंग्वेज आपसे अगर छीन ली जाए, तो आप अपने इमोशंस को उतना अच्छे से और उतना इंटेंसिटी के साथ, उतना डेप्थ के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो इसलिए सबसे पहले लैंग्वेज पे हावी हुआ जाता है, ताकि लैंग्वेज अगर खत्म हो जाएगी तो इंसान की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे ये पूरे नेशन पे बात आ जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए। From time immemorial, the victorious nations have imposed their own language on the conquered people and taken away their own language from them. The Romans conquered many parts of Europe and replaced the local languages. देखिए, रोमन्स ने बहुत सारे यूरोप के बहुत सारे इलाकों पे इन्वेजन किया था, कंट्रोल किया था, और वहाँ की लोकल लैंग्वेज को खत्म करके अपनी खुद की लैंग्वेज जो है वहाँ पर लागू कर दी थी। लेटर ऑन स्पेनिश, Portuguese, Italian and French developed from Latin. The Muslim invaders imposed Arabic and Persian. तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों के लोगों ने, अलग अलग नेशन के लोगों ने दूसरे एरियाज पे, दूसरी टेरिटरीज पे जाके अपना कंट्रोल स्थापित किया था, वहाँ इन्वेजन कर लिया था, और उस जगह पे जहाँ पे इन्वेड किया था वहाँ की लोकल लैंग्वेज को खत्म करके अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर दी। ये सबसे बड़ा कारण होता है कि उस जगह का खुद का जो नेटिव लैंग्वेज होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और उनकी लैंग्वेज में जो कॉन्करर्स होते हैं, कॉन्करर्स की लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वो लैंग्वेज ही हावी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए मिली जुली लैंग्वेज हो जाती है। राइट स्टूडेंट्स, आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, What happens to a linguistic minority? Linguistic minority का क्या मतलब होता है बेटा? कि minority मतलब वो लोग जो कम संख्या में है, अगर रिलीजन वाइज देखा जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर लैंग्वेज वाइज देखा जाए, जैसे अगर मारवाड़ी बोलने वाले लोग कितने हैं, तो अगर बहुत कम है तो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है, What happens to a linguistic minority in a state? How do you think they can keep their language alive? For example, जैसे पंजाबीज इन बेंगलोर, सो या तमिलियंस इन मुंबई, तो मुंबई में मराठी चलती है, और तमिलियंस मतलब तमिलनाडु के जो लोग होते हैं, तमिल, वो तमिल भाषा में बात करते हैं। तो अगर कुछ तमिलियंस महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर है, तो जहाँ पे मराठी बोली जाती है, तो मुंबई जैसी जगह में तमिलियंस अपनी लैंग्वेज को किस तरीके, मतलब तमिलियंस तो माइनॉरिटी हो गए ना मुंबई के अंदर, क्योंकि बहुत कम होंगे, तो वो अपनी लैंग्वेज को किस तरीके से जिंदा रख सकते हैं, ये बेसिकली पूछा गया है। तो बेटा उसके क्या क्या तरीके होते हैं? देखो, एक तो ये है कि भाई कुछ दिनों के लिए अगर मुंबई जाकर आना है तब तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन अदरवाइज आप कहीं रहने लग जाते हो, जैसे मुंबई में अगर रहने लग जाओ, तो एक पॉइंट के बाद मराठी आने लगती है, और आनी भी चाहिए, क्योंकि कंफर्ट हो जाता है, आप बाकी लोगों से इजीली और ज्यादा कंफर्टेबली बात कर पाते हो, है कि नहीं। लेकिन अपनी लैंग्वेज को जिंदा बनाए रखने के लिए किया जाए, क्योंकि बात तो आप वहाँ मुंबई मतलब मराठी में बात कर रहे हो, तो अपनी तमिल भाषा को बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उसमें ये होता है कि जो तमिल कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, वो आपस में बहुत इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके बहुत सारे गेट टुगेदर्स जो है वो होना हो जाते हैं। जैसे कोई अगर फेस्टिवल आ रहा है, तो दे मेक श्योर कि वो फेस्टिवल्स को वो साथ सेलिब्रेट करें, ताकि अपना नेटिव लैंग्वेज में बात कर पाए, अपना लोकल फूड जो है उसे इंजॉय कर पाए, है ना। तो ये सारी कुछ तरीके होते हैं, फेस्टिवल्स हो गए, गेट टुगेदर्स हो गए, जब भी मन किया मीटअप कर लिया। तो ये कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को माइनॉरिटी होते हुए भी जिंदा रख सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। राइट बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इंटीमेट कॉन्टैक्ट, इंटरेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ देयर लैंग्वेज इन सोशल गेट टुगेदर्स, फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स ऑफ देयर ओन रीजन। राइट, सो ये कुछ तरीके होते हैं। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार? मतलब बहुत लंबे समय तक एक भाषा में अपना एक गर्व महसूस करना क्या पॉसिबल है क्या? डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक शोविनिज्म इज? अभी मैंने आपको बताया कि लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब होता है कि अपनी खुद की लैंग्वेज को सुपीरियर मानना, कि मेरी लैंग्वेज जो है वो तो बहुत सुपीरियर है। अब देखो, खुद की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना गलत होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा अपनी खुद की लैंग्वेज को, अपनी नेटिव लैंग्वेज जो है, लोकल लैंग्वेजेस जो है, उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसका कहीं ये मतलब नहीं है बेटा
कि किसी दूसरे की लैंग्वेज को आप डिसरिस्पेक्ट करो, नहीं। लैंग्वेज एक ऐसा सोर्स होता है, इट्स द मोस्ट एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कन्वे व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर फीलिंग। सबसे अच्छे तरीकों में से एक है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका है। और आपसे ऐसा ही माध्यम अगर छीन लिया जाए तो आप अपने मन की बात नहीं कह पाते हो। तो अगर आप सेम चीज किसी दूसरे पर लागू कर देते हो कि वो इंसान अपनी भाषा में बात नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं उस इंसान पे आपने टॉर्चर कर दिया, एक किस्म की पनिशमेंट उसे दे दी, है कि नहीं? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि किसी दूसरे की भाषा को आप खत्म करने पर आ जाओ या उसे मना करो कि तुम ये इस दूसरी भाषा में बात नहीं करनी है। हाँ, नई भाषाएं, दूसरी भाषाएं जितना आपको सीखना है सीखो, बिकॉज इट्स रियली समथिंग रियली गुड टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स। उसके बारे में सीखना, उसके बारे में जानना कभी गलत नहीं होता है, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन खुद की भाषा से कॉम्प्रोमाइज करके अगर हम दूसरी भाषा सीख रहे हैं, खुद की कल्चरल वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करके दूसरे की कल्चरल वैल्यूज को अगर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारी खुद के कल्चर से ही अगर पूरी तरीके से अगर उसे समझ नहीं पाए, देखो, पूरी तरीके से समझने के बाद अगर हम किसी चीज के लिए मना करते हैं ना, तब तो समझ में आता है, क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपको पता है, कारण पता है कि क्यों आप मना कर रहे हो उस चीज को, है ना? लेकिन आप जब उसे जानते ही नहीं हो, तो किस तरीके का रिजेक्शन? कई लोग कहते हैं कि हमें तो ये लैंग्वेज पसंद नहीं है। क्यों? आपको आती है क्या? नहीं, हमें बोलनी तो नहीं आती। जब आपको बोलना नहीं आता, हाउ कैन यू डिसाइड? और लैंग्वेज पसंद नहीं आती, नो, यू डोंट गेट टू डिसाइड कि एक लैंग्वेज अच्छी है या नहीं। हर लैंग्वेज अच्छी भी है और उससे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ठीक है? लेकिन दूसरे की लैंग्वेज सही नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल भी सही एटीट्यूड नहीं है। तो देखिए, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म मीन्स एन अग्रेसिव एंड अनरीजनेबल बिलीफ। बहुत ही अग्रेसिव बिलीव होता है, अनरीजनेबल मतलब इट्स नॉट लॉजिकल। सो बिलीव दैट योर ओन लैंग्वेज इज बेटर देन ऑल अदर्स, कि बाकी सब लैंग्वेजेस से बेहतर हमारी लैंग्वेज है। दिस शोज एन एक्सेसिव और प्रेजुडिस्ड सपोर्ट फॉर वंस ओन लैंग्वेज। समटाइम्स प्राइड इन वंस ओन लैंग्वेज गोes too far, and the linguistic enthusiasts can be easily identified by their extreme zeal फॉर द प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ द लैंग्वेज। और कई बार ना लोग इतना ज्यादा एक्सट्रीम में चले जाते हैं अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करने के लिए, या खुद के उनको लगता है कि हम हमारे लैंग्वेज के प्रति बहुत ज्यादा प्राउड हैं, या हम हमारी लैंग्वेज को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम इतना स्ट्रांग है। लेकिन इतना होता है ना, हद से ज्यादा कोई भी चीज जो होती है वो खराब ही होती है। तो ये जो एक्सेस ऑफ लव हो जाता है ना, कई बार ये एक्सेस ऑफ प्राइड हो जाता है ना, विच इज अननेसेसरी, वो कहीं ना कहीं नुकसान ही करता है और बाकी लोगों का नुकसान करता है, और अल्टीमेटली आपका खुद का भी नुकसान होगा, है ना? So in their enthusiasm, love and support for their own language, they tend to forget that other languages too have their own merits, long history of art, culture and literature behind them. नुकसान क्या होता है कि वो अपने इस लगाव में कि हमारी लैंग्वेज है जो भी है उसे ही हम तो सपोर्ट करेंगे, इस चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि दूसरे की लैंग्वेज भी कितनी इंपॉर्टेंट है। उस लैंग्वेज का भी अपना एक कल्चर है, उसका एक आर्ट है, उसका एक हिस्ट्री है। आप उसको खारिज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिनाई दैट, राइट? तो इट्स ब्यूटिफुल टू रिस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेजेस एंड फील प्राइड इन योर ओन लैंग्वेज, है ना? Instead of bringing unity and winning over others as friends, having excessive pride in one's own language creates ill will। यानी दूसरों की लैंग्वेज को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और खुद ही की लैंग्वेज को बस कि वही है सर्वश्रेष्ठ, बाकी सब कुछ तो शून्य है, उससे एक इल विल आती है, यानी नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है ये, और एक डिसइंटीग्रेशन होता है। यानी इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? एकजुटता, जब साथ आते हैं, और डिसइंटीग्रेशन मतलब जो विभाजन हो जाना। तो ये एटीट्यूड जो होता है ना कि हमारी ही भाषा सर्वश्रेष्ठ है, वो लोगों को साथ नहीं लाती है, वो लोगों को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग कर देती है, एक किस्म का रिफ्ट, एक किस्म की दरार पैदा करती है, जो कि बहुत गलत है, राइट? द स्टिफ रेजिस्टेंस टू द acceptance of Hindi as national language by the southern states of India is a direct outcome of the fear of being dominated by Hindi enthusiasts. The result is that one India remains only a slogan. इसका मतलब बेसिकली यही है कि कई इलाकों में मतलब लैंग्वेज अगर नहीं कंटिन्यू हो पा रही है, उसका मेन रीजन एक ये भी है कि हम ये समझते हैं कि अगर हमने दूसरी लैंग्वेज को सपोर्ट किया ना, तो कहीं वो लैंग्वेज हमें डोमिनेट ना कर ले और हमारी लैंग्वेजेस खत्म हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? हमें दूसरी लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करना चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर ओन लैंग्वेज, और अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस को जज किए बिना,
दूसरी लैंग्वेजेस को इस तरीके से उनकी बेइज्जती, इनकी इंसल्ट किए बिना हमें ये करना चाहिए। ठीक है, तो बेटा यही था ये पूरा आंसर। और अगर आपको बिल्कुल लग सकता है कि मैम बहुत ज़्यादा अगर मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, तो उसका सिर्फ यही इंटेंशन है कि आपके दिमाग में ये सारे आंसर्स सेटल हो जाने चाहिए। आपको एसेंस समझ में आना चाहिए हर क्वेश्चन का, उस आंसर का, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उनका। आपको ज़रूर ये समझ में आना चाहिए कि भाई हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए। उससे क्या होता है बेटा, ये बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अरे जल्दी से हम वो बस कंप्लीट करें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका जो टाइम होता है ना, उसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। जब आप किसी भी चीज़ को इतना अच्छी तरीके से जब समझ लेते हैं ना, तो आपको उसे बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपने एक बार बस क्विकली देख लिया, तो क्या होता है कि हाँ ठीक है, वो थोड़ी देर तक तो वो मेमोरी में रहता है क्योंकि ताज़ा-ताज़ा पढ़ा हुआ है, और बाद में आप खुद ही उसे भूल जाते हो। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरीके से पढ़ाई करें कि वो आपके दिमाग में सेटल हो जाए और वो आपके दिमाग में रहे, ताकि एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से आपको वो यूज़ आए। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं, उनके सॉल्यूशंस जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपके सभी डाउट्स को आंसर करूँगी, क्लियर करूँगी उन्हें। और सबसे ज़रूरी बात क्या है? यू नो दैट अपना ध्यान रखना है आपको। ठीक है बेटा, तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।